हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बुक बी चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग वही रीऑर्गेनाइजेशन वाला एक्ट ही पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो मतलब रीऑर्गेनाइज होने की कोशिश कर रही थी, चाहे हम लोग बिहार की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, ठीक है, तेलंगाना की भी हम लोग बात कर रहे थे। ये सारी मूवमेंट्स चलाई जा रही थी ताकि इनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को सेपरेट किया जाए। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन हुई, उसको उकसाया गया कि आप स्ट्रगल करो, और साथ में साथ दूसरी स्टेट्स को बताया गया कि आप भी लिंग्विस्टिक लाइंस पर कंट्री का पार्ट बन सकते हो। ये जो स्ट्रगल्स थी वो फोर्स करी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और अपॉइंट किया गया एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा कमीशन अपॉइंट किया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आप लिख सकते हो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मतलब सिंपल सी बात की, ये एक ऐसा कमीशन फॉर्म किया गया था जो रीड्रॉ करेगा, बाउंड्रीज़ बनाएगा स्टेट्स की, और किस बेसिस इसको रिक्रिएट करना है। ठीक है, ये कमीशन जो था, इसकी फर्स्ट रिपोर्ट जो थी वो कब एक्सेप्ट करी गई रिगार्डिंग बाउंड्रीज़ ऑफ द स्टेट, ये रिफ्लेक्ट करी गई, जिसमें बाउंड्रीज़ बनाई गई थी अलग अलग लैंग्वेजेस बेस्ड। ठीक है, तो इसकी जो रिपोर्ट थी इस कमीशन की, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो 1956 में फर्स्ट रिपोर्ट इसकी सबमिट करवाई गई, जिसमें 14 स्टेट्स जो थी और 6 यूनियन टेरेटरीज जो थी उनको क्रिएट किया गया था। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न ये भी था उन अर्ली ईयर्स में, और स्टार्टिंग ईयर्स में, कि ये जो डिमांड थी सेपरेट स्टेट्स की वो बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो रही थी, और साथ ही साथ कहीं ना उससे ना कंट्री की यूनिटी को बहुत खतरा था। दैट मीन्स कि एकता पर बहुत हम बोल सकते हैं कि बहुत बुरे प्रभाव पड़ रहे थे, जिसकी वजह से ये लग रहा था कि अब लिंग्विस्टिक लाइंस पर पूरी स्टेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं सेपरेटिज़म जो है वो स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूली फाउंडेड नेशन जो है वो फॉर्म होगा, मतलब कि स्टेट पूरा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, पॉपुलर प्रेशर के होने के बावजूद भी उन्होंने फाइनल चॉइस जो थी वो ये बनाया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं उनको फेवर करना चाहिए, लेकिन हर एक स्टेट को हम ये स्टेटस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। उनको ये आशा थी कि अगर हम लोग रीजनल और लिंग्विस्टिक क्लेम्स को मान लेंगे सभी रीजन्स की, तो इससे पूरी कंट्री जो है वो डिवाइड हो जाएगी, सेपरेटिज़म जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, अलगाव मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हर एक स्टेट जो है, हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टेट बनने की कोशिश करेगी, सेपरेट होने की कोशिश करेगी। और जितने भी लीडर्स थे उनका मोटिव क्या था कि हम लोग को डिवीज़न का ये जो खतरा मंडरा रहा है उससे दूर रहें, सेपरेटिज़म को कम से कम किया जाए, सेपरेट कम से कम किया जाए स्टेट्स को। इन सब के बावजूद अकोमोडेट करना बहुत ज़रूरी था, मतलब सभी को एक साथ मिलाना बहुत ज़रूरी था, रीजनल डिमांड्स को भी फुलफ़िल करना था लोगों की, और लिंग्विस्टिक स्टेट्स को भी फॉर्म करना था, जो कि बहुत ही डेमोक्रेटिक वे था, या हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही एक, आप लोगों को पता है डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और साथ ही साथ कि लोगों की ना एस्पिरेशंस जो होती हैं वो गवर्नमेंट से ही होंगी, तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट को उनकी एस्पिरेशंस को फुलफ़िल भी करना होगा। और उस टाइम पर देखा गया कि अराउंड 55 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गया जबकि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो थी उनकी फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है, हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया, हम ये कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं उन्होंने मूवमेंट्स चलाए ताकि वो क्या कर सके, खुद की स्टेट्स को चेंज कर सकें, उनका नेचर चेंज कर सकें, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर चेंज कर सकें। और लीडरशिप जो थी वो भी कुछ हद तक उसमें कुछ बेसिक वेज यूज़ किए गए जिससे कि वो प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक रजीम को प्रॉपरली गवर्न कर सकें, और ऐसे रास्ते अपनाएं जिससे कि पॉलिटिक्स और साथ में पावर जो है वो लोगों के लिए ओपन माइंडेड हो जाए, मतलब हर कोई पॉलिटिक्स में आना पसंद करे, ना कि उसको गलत नज़र से ना देखे। और स्पेशली जो स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट थे, मतलब जो मतलब एक क्लास थी, तो उनके लिए तो ये सब चीज़ें जो थी वो मतलब थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि जो लोकल लेवल के लोग हैं उनके लिए भी एक वे जो था वो क्रिएट किया गया। उसके बाद लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ तो उसमें ये बोला गया कि हम लोग बाउंड्रीज़ जो हैं वो यूनिफॉर्म बेसिस बनाएंगे, और इससे क्या होगा कि
मतलब किसी भी तरह का ना डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि कंट्री जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होनी चाहिए, जो कि पहले उनको डर सता रहा था। और अगर हम इसके कंट्रारी बात करें, अगर हम इसके कंट्रास्ट में बात करें, तो उनका मेन मोटिव क्या था? जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उनका मेन मोटिव था कि नेशनल यूनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। इसी की वजह से उन्होंने सेकुलरिज्म को फॉलो किया था। और ये सब चीज़ें जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ी, इनसे हमें ये पता चलता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं उनको एक्सेप्टेंस मिली ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब आप लोगों को पता ही है कि हर कोई अलग है, हर एक तरीके से, चाहे कल्चर की बात करें, रीजन की बात करें, रिलीजन की बात करें, हर एक तरीके से वो एक दूसरे से अलग हैं। हर किसी का इंटरेस्ट अलग है, हर किसी के एस्पिरेशंस अलग हैं, है ना। जब हम लोगों ने इंडिया में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया तो उस टाइम पर बहुत, हम बोल सकते हैं कि बहुत टफ था वो टाइम। वो इतना सिंपल नहीं था कि हम इंडिया में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को सेट कर दिया तो अब हमारी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी सॉर्ट आउट होगी, ऐसा नहीं था। उसके लिए बहुत सारे वेज़ को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी था। अब इंडिया ने अपने इलेक्शन से रिलेटेड भी फॉर्मेट बनाना शुरू कर दिया, कुछ वेज बनाना शुरू कर दिए जिससे कि वो इलेक्शंस करवा सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस प्रोवाइड कर सकें। और लोग जिस पर्सन को, जिस कैंडिडेट को चूज़ करेंगे वही उनका मतलब क्या बनेगा, गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा। और उसके बाद बहुत ज़्यादा अपोजिशनल वेज़ भी उन्होंने यूज़ किए, अलग अलग तरह के अपोजिशन व्यूज़ भी सामने रखे। डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है वो एसोसिएट है, किसके साथ जुड़ी हुई है? प्लुरैलिटी के साथ, जहाँ पर अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग तरह की वे ऑफ लाइफ होती है। हर किसी का कल्चर अलग होता है, लैंग्वेजेस अलग होती हैं, हर एक फील्ड अलग होता है उनका। और पॉलिटिक्स में क्या किया जाता है, ज़्यादा टाइम पीरियड जो है वो उसको बनाने में, उसका फ्रेमवर्क कैसे हो, ये सब चीज़ों में ही निकल जाता है। तो ये था इस वीडियो का एंड और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।